हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीति काव्य का परिचय। भारतीय काव्य शास्त्र में रीति शब्द उस काव्यांग विशेष के लिए रूढ़ हो गया है जिसे काव्य की आत्मा मानकर आचार्य वामन ने रीति संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। उनके अनुसार गुण विशिष्ट रचना अर्थात पद संगठना पद्धति विशेष का नाम रीति है। व्याकरण में रीति मार्ग का वाचक ठहरता है, जिसकी व्युत्पत्ति रीढ़ धातु से कितिच प्रत्यय लगकर हुई है। काव्य शास्त्र में रीति शब्द काव्य रचना के मार्ग अथवा पद्धति विशेष के अर्थ में ही व्यवहृत हुआ है। संस्कृत के समान हिंदी में भी बहुत पहले से ही रीति शब्द काव्य रचना पद्धति के लिए रूढ़ बन चुका है। रीति शब्द को इसी अर्थ में ग्रहण करते हुए डॉक्टर नगेंद्र ने रीति काव्य को परिभाषित किया है। रीति काव्य वह काव्य है जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों को दृष्टि में रखकर की गई है। रीति काल का विशाल भव्य और चारु निकेतन कुछ विशिष्ट आधारों पर खड़ा है। हिंदी रीति काव्य का परिचय इन आधारों का विवेचन करते हुए हम बड़ी सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। आगे इन आधारों का विश्लेषण करते हुए रीति काव्य का परिचय प्रस्तुत है। रीति काव्य का काव्य शास्त्रीय आधार। रीतिकालीन काव्य के विकास का प्रमुख आधार काव्य शास्त्रीय है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी वृत्ति के आधार पर उत्तर मध्य काल को रीति काल की संज्ञा प्रदान की है। हिंदी में जिस काव्य शास्त्रीय परंपरा का विकास हुआ उसका प्रमुख आधार भारतीय काव्य शास्त्र है। भक्ति काल में ही कृपाराम की हित तरंगिणी, नंददास की रसमंजरी और सूरदास की साहित्य लहरी आदि की रचना हो चुकी थी। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने नंददास से लेकर सेनापति तक रीति निरूपक आचार्यों की अविच्छिन्न परंपरा का उल्लेख किया है। संस्कृत में काव्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र और काम शास्त्र की एक लंबी परंपरा प्राप्त होती है। हिंदी के रीति कवियों ने नाट्य शास्त्र और काम शास्त्र की परंपरा को स्वीकार नहीं किया। इन दोनों का जो प्रभाव संस्कृत काव्य शास्त्र पर पड़ा उसे अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण किया। संस्कृत में शास्त्रीय विवेचन की जो प्रौढ़ता और गंभीरता प्राप्त होती है वह हिंदी में अलभ्य बनी रही। इसके कई कारण हैं। उस युग के सामंत वर्ग की काव्य शास्त्र में कोई विशेष रुचि नहीं थी। वे मूलतः रसिक थे और काव्य शास्त्र के सामान्य ज्ञान द्वारा अपनी रसिकता का ही पोषण करना चाहते थे। यही कारण है कि भारतीय काव्य शास्त्र के रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि और चित्त आदि गंभीर संप्रदायों का विकास हिंदी में नहीं हो सका। केवल रस और अलंकार संप्रदाय का सम्यक परिचय हिंदी के इन काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में मिलता है। असल में हिंदी का आचार्यत्व के साथ साथ कवि कर्म का निर्वाह करते थे, जिससे वे न तो पूर्णतः आचार्य हो पाए और न ही कवि। काव्य में उनकी काव्य प्रतिभा का उत्कर्ष भी प्रकट नहीं हो सका। ऐसी स्थिति में रीतिबद्ध कवियों की अपेक्षा रीति सिद्ध कवियों में काव्य प्रतिभा का अधिकाधिक उपयोग देखा जा सकता है और रीति मुक्त कवियों में उसका चरम उत्कर्ष पाया जाता है। इस कवियों से उत्तर कुछ ऐसे कवि भी हुए जिन्होंने रीति काल में श्रृंगारेतर काव्यों का सृजन किया। इनके काव्य में भक्ति, वीरता, नीति, वैराग्य आदि तत्वों को प्रमुखता मिली। इन्हें श्रृंगारेतर कवि मान सकते हैं। इस दृष्टि से रीतिकालीन कवियों को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। वे है रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त और श्रृंगारेतर कवि। रीति काल के जिन कवियों ने संस्कृत काव्य शास्त्र को उपजीव्य मानकर हिंदी में लक्षण ग्रंथों की रचना की, उन्हें रीतिबद्ध कवि माना जाता है। इस वर्ग में केशव दास, चिंतामणि, पद्माकर, भिखारी दास और कुलपति मिश्र आदि का नाम उल्लेखनीय है। रीति सिद्ध कवि वे कहलाते हैं जिन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, पर वो उनके
उसके नियम का अनुपालन करते हुए कविताएं लिखी, जैसे बिहारी लाल। रीतिकाल के वे कवि जिन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, ना ही लक्षण ग्रंथों के आधार पर किसी प्रकार के काव्य ग्रंथों का प्रणयन किया, अपितु इनसे अलग रहकर स्वतंत्र रूप से कविता रचते रहे, उन्हें रीतिमुक्त कवि कहा जाता है। इस कोटि में घनानंद ठाकुर, आलम, बोधा आदि के नाम महत्वपूर्ण हैं। श्रृंगारतर कवि वे हैं जिन्होंने रीतिकाल में श्रृंगार के इतर विषय जैसे भक्ति, वीरता, नीति, वैराग्य आदि को अपने काव्य का प्रतिपाद्य बनाया, इसकी एक स्वतंत्र और पुष्कल धारा प्रवाहित की। इस वर्ग के कवियों में दरिया साहब, चरणदास, मानकवि, सूदन, लाल कवि, भूषण, बृंद, गिरिधर आदि प्रमुख हैं। रीतिकाल में रीतिबद्ध कवियों के पुनः दो वर्ग किए गए हैं। वे हैं सर्वांग निरूपक रीतिबद्ध कवि और विविधांग निरूपक रीतिबद्ध कवि। सर्वांग निरूपक रीतिबद्ध कवि वे हैं जिन्होंने काव्य के सभी अंगों, काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द शक्ति, रीति, वृत्ति, रस, अलंकार, ध्वनि आदि का विवेचन किया। इस वर्ग में केशवदास, चिंतामणि, देव, सोमनाथ, भिखारी दास, प्रताप सही और ग्वाल आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन कवियों ने आचार्य कर्म को महत्वपूर्ण माना, इसलिए उदाहरणों की अपेक्षा लक्षणों पर अधिक ध्यान दिया। विविधांग निरूपक कवियों ने काव्य शास्त्र के उन अंगों का निरूपण किया जिनमें उन्हें सुंदर उदाहरणों की रचना का अधिक अवकाश था। उन्हें मुख्यतः 3 वर्गों में रखा जा सकता है: रस निरूपक, अलंकार निरूपक, पिंगल या छंद निरूपक। रस निरूपक आचार्य ने मुख्यतः श्रृंगार रस का सांगोपांग विवेचन किया। इनमें भी उन्होंने अधिक रुचि नायक नायिका भेद के प्रतिपादन में दिखाई। इन्होंने मुख्यतः भानुदत्त की रास मंजरी और रस तरंगिणी को अपना आधार बनाया। संस्कृत के अलावा हिंदी के रसिक प्रिया, बर्वे नायिका भेद और नगर शोभा भी इनके आधार ग्रंथ हैं। इस वर्ग में हिंदी के रीतियुगीन कवि तोष की सुधानिधि, देव के भाव विलास, भिखारी दास के रस सारंश, पद्माकर के जगत विनोद, सैयद गुलाम नबी रसलीन के रस प्रबोध, वेनी प्रवीण के नवरस तरंग आदि ग्रंथों का उल्लेख किया जा सकता है। श्रृंगार रस एवं नायक नायिका भेद निरूपक ग्रंथों में मतिराम के रसराज, कालिदास, श्रीदेवी के वार वधु विनोद का विशिष्ट स्थान है। अलंकार निरूपक आचार्यों ने संस्कृत कवि जयदेव के चंद्रालोक और अप्पय दीक्षित के कुवलयानंद का ही आधार ग्रहण किया है। आचार्य केशवदास ने दंडी के काव्यादर्श को अपने अलंकार विवेचन का आदर्श बनाया। केशवदास के बाद महाराजा जसवंत सिंह ने कुवलयानंद के आधार पर अलंकार निरूपण किया। इनके ग्रंथ भाषा भूषण की यह विशेषता है कि एक ही दोहे में लक्षण और उदाहरण कुवलयानंद की शैली में दिए गए हैं। अलंकार निरूपक आचार्यों में मतिराम प्रमुख है। इस परंपरा में उनके ललित ललाम और अलंकार पंचाशिका का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी में पिंगल या छंद निरूपण का विधिवत प्रारंभ आचार्य केशवदास से माना जाता है। आचार्य चिंतामणि और मतिराम भी इस धारा के प्रमुख कवि हैं। केशवदास छंदमाला की रचना कवि शिक्षक के रूप में करते हैं। चिंतामणि के पिंगल निरूपक ग्रंथ का नाम भी छंदमाला है। ये दोनों ग्रंथ सामान्य कोटि के हैं। मतिराम की वृत्त कौमुदी छंदो निरूपक ग्रंथों में महत्वपूर्ण है। भट्ट केदार का वृत्त रत्नाकर, हेमचंद्र का छंदनुशासन आदि इसके उपजीव्य ग्रंथ है। मौलिकता न होते हुए भी इसमें मात्रिक और वर्णिक छंदों का सुव्यवस्थित विवेचन किया गया है। इसके उदाहरण सरस और सरल है। हिंदी रीति काव्य में रीति काव्य शास्त्रीय विवेचन की परिपाटी संस्कृत से भिन्न प्रणाली पर चली। संस्कृत में लक्ष्य ग्रंथों का निर्माण पहले हुआ, लक्षण ग्रंथों का बाद में। संस्कृत के कवि अविचारित रमणीय की रचना करता था और आचार्य उनके अनुसार सुविचारित नियमों की स्थापना करते थे। हिंदी के रीतिकाल में दोनों प्रकार की
रचना एक ही व्यक्ति करने लगा। परिणाम यह हुआ कि संस्कृत के बंधी बंधाई पद्धति पर लक्षणों का अनुवाद प्रस्तुत करके उसके अनुरूप उदाहरण रचे जाने लगे। इससे न तो लक्षणों में मौलिकता आ सकी, न तो उदाहरण में। रीति काव्य का श्रृंगारिक आधार। रीति काव्य की प्रतिपादन शैली काव्य शास्त्रीय है, पर उनका प्रतिपाद्य विषय है श्रृंगार। इस श्रृंगारिकता का आधार काव्य शास्त्र में श्रृंगार की प्रतिष्ठा, उसके रसराजत्व की प्रतिस्थापना और शुष्क शास्त्रीय लक्षणों के सरस उदाहरण प्रस्तुत करने की सुदीर्घ परंपरा है। संस्कृत काव्य शास्त्र के विभिन्न अंगों का प्रतिपादन श्रृंगार बहुल उदाहरणों द्वारा किया जाता रहा। कविता को जनता ने कामिनी के रूप में स्वीकार किया। रस निरूपण के संदर्भ में जितना विस्तार श्रृंगार का किया गया, उतना किसी भी रस का नहीं। हिंदी में रीतिकाल को भक्ति काल का ही विकास माना जाता है। भक्ति में श्रृंगार को दिव्य और उज्ज्वल रस के रूप में अलौकिक सिद्ध किया गया, किंतु सामान्य जन के लिए उसका लौकिक और स्थूल रूप ही अधिक ग्राह्य हुआ। यूँ देखें तो रीतिकालीन कविता दरबारी या सामंती परिवेश की देन है। इसमें विलासिक वृत्ति की प्रमुखता थी, जिसके अनुरूप श्रृंगार रस और नायिका भेद का विस्तार हुआ। फारसी विदेशी दरबारों की रामद्रुत भाषा थी। उसका साहित्य भी अधिकांशतः श्रृंगार परक है। उसने हिंदी के श्रृंगारिकता को और अधिक प्रोत्साहन दिया। परक या प्रेम और प्रेम वैषम्य उसी परंपरा की देन है। रीति काव्य की रचना मुख्यतः मुक्तक शैली में की गई। वास्तव में रीति काव्य में प्राप्त श्रृंगार के वैविध्यपूर्ण उदाहरण विश्व साहित्य में अद्वितीय है। रीति काव्य का अलंकारिक आधार। काव्य में स्वाभाविक उक्ति की अपेक्षा वक्रोक्ति को सदा से महत्व प्राप्त है। समाज में प्रदर्शन की प्रवृत्ति बढ़ने के साथ साथ अलंकृत शैली का भी विकास होता गया। अभिव्यंग्य भाव और अभिव्यंजना शैली को अलग अलग नहीं माना जा सकता। सच में कामिनी के साथ जो संबंध उसके सौंदर्य का है, वही संबंध कविता के साथ अलंकारों का है। भाव और अलंकार दूध और पानी की तरह अभिन्न है। रीतिकालीन कवियों ने अपनी रचनाओं में अलंकारों के स्वरूप और उसके प्रयोग पर विशेष ध्यान दिया। रीति काव्य में अलंकरण वृत्ति की अधिकता का यह प्रमुख कारण है। काव्य शास्त्र विवेचन में अलंकारों की स्वीकृति भरत मुनि के समय से ही थी। संस्कृति में अलंकार संप्रदाय की प्रमुखता बहुत दिनों तक थी। हिंदी में उस परंपरा की स्थापना आचार्य केशव ने भूषण विनन विराजयी कविता वनिता मित कहकर ही की। रीति काव्य में विभिन्न काव्य शास्त्रीय संप्रदायों में रसवाद और अलंकारवाद को ही प्रभुत्व स्वीकृति मिली। रीति काव्य का संवर्धन राज दरबारों में ही हुआ। तत्कालीन सम्राटों और सामंतों में अलंकरण की प्रति विशेष आकर्षण पाया जाता है। रीति काव्य में मुक्तक शैली को ग्रहण करने के कारण चमत्कार प्रदर्शन को और अधिक महत्व मिला। भारतीय साहित्य में श्रृंगारिकता और अलंकरण एक दूसरे के पूरक के रूप में सदा से प्राप्त होते रहे हैं, परंतु विलासिता और मनोरंजन के लिए अलंकरण एक अनिवार्य उपादान के रूप में रीतिकालीन काव्य में ही स्वीकृत हुआ। रीति काव्य का वीरत्व और प्रशस्तिपरक आधार। संस्कृत में रचित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में विभिन्न काव्यांगों के जो उदाहरण दिए गए हैं, वे संस्कृत तथा प्राकृत के श्लोकों से लिए गए हैं। इन श्लोकों में अधिकांश श्रृंगारिक है, लेकिन कुछ श्लोक वीर, भक्ति, वैराग्य और नीतिपरक भी है। रीतिकालीन कवि आचार्यों ने उस पद्धति को आधार के रूप में स्वीकार किया। वीर व्यक्ति के शौर्य की प्रशंसा प्राचीन काल से होती आ रही है। देव काव्यों में राम, कृष्ण, शिव आदि के साथ चंडी या दुर्गा के वीर कार्यों के वर्णन महाभारत आदि पुराणों में प्राप्त होते हैं। इनका वर्णन प्रबंध और मुक्तक दोनों रूपों में हुआ है। रीतिकालीन कवियों ने वीरता का वर्णन नराशंसी और पौराणिक देवी देवताओं से संबंध काव्यों में किया गया है। रीति युग तक आते आते आदिकालीन राष्ट्र भिन्नमागी योद्धाओं की पीढ़ी समाप्त हो गई थी। महाराणा प्रताप, शिवाजी और छत्रसाल जैसे कुछ
ही वीर पुरुष रह गए थे। महाराणा प्रताप जैसे हिंदू नरेशों के वीर कर्म का वर्णन करने वाले ग्रंथ आज प्रभुत मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं। इसका प्रमुख कारण विदेशी शासकों का आतंक है। फिर भी शिवाजी और छत्रसाल भी की वीरता का वर्णन भूषण आदि कवियों ने किया है। रीतिकाल में आचार्य केशव दास ने रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित और जहांगीर जस चंद्रिका में वीर प्रशस्ति की काव्य परंपरा का निर्वाह किया है। भूषण में वीर रस का जो ओजपूर्ण प्रवाह है वह राष्ट्र नायक शिवाजी की चारित्रिक गरिमा के कारण अप्रतिम है। मान के राजविलास, लाल कवि के छत्र प्रकाश, पद्माकर के हिम्मत बहादुर विरुदावली, प्रताप बिरुदावली, जोधराज के हमीर राशों में अपने अपने चरित नायकों की वीरता की प्रशंसा की गई है। रीति काव्य का भक्ति, नीति और वैराग्य परक आधार अपने आराध्य की सामर्थ्य तथा ऐश्वर्य का वर्णन करना मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। हिंदी की आदिकालीन रचनाओं में भक्ति की यह प्रवृत्ति प्राप्त होने लगती है। भक्ति काल में संत, सूफी, राम और कृष्ण काव्यों में भक्ति की उदात्त भावना का ऐसा प्रवाह आया कि वह युग हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाया। रीति काल में रीति कवियों ने भी भक्ति के छंद लिखे, किंतु इसमें वह निष्ठा और समर्पण का भाव नहीं पाया जाता जो भक्त कवियों की रचनाओं में उपलब्ध है। भक्त कवियों की जीवन साधना आध्यात्मिक उन्नति के लिए थी, किंतु रीति कवियों की भक्ति भावना में सामान्य आस्थावादी भारतीयों की मानसिकता स्पष्ट झलकती है। रीतिकालीन कवियों ने तत्युगीन राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक पृष्ठभूमियों के संघात से जैसी मानसिक आस्था प्राप्त की थी, उसमें भक्ति की तरह वैराग्य भाव सहज संभूत है। रीति कवियों ने जीवानुभवों को इन नीति और वैराग्य मूलक उक्तियों में समाविष्ट किया। नीति की ये उक्तियाँ लोक यात्रा को सुगम और सफल बनाने के लिए चिरकाल से उपयोगी मानी जाती रही है। नीति और वैराग्य की सूक्तियाँ प्राचीन काल से महाभारत, पुराणों, महाकाव्यों और मुक्तकों में प्राप्त होती रही है। भक्ति काल में कबीर, तुलसी और रहीम के स्वर में जीवनानुभवों की जो ऊष्मा और तीव्रता है, वह रीति काल के विहारी वृंद, छत्रसाल आदि कवियों के पास कहाँ। उनकी उक्तियों को पढ़ने से लगता है जैसे ये संस्कृत सूक्तियों का अनुवाद है। रीति काव्य का भाषाई आधार। रीति काल की काव्य भाषा ब्रज थी। इस काल में भाषा शैली को कलात्मक सज्जा प्रदान की गई। इसे देखकर मिश्र बंधुओं ने इस काल को अलंकृत काल कहा। मुगल दरबार में कलात्मक अभिव्यक्ति को विशेष गौरव प्राप्त था। यही स्थिति देसी राज दरबारों की भी थी। वहाँ के दास दासी भी अलंकृत शैली का प्रयोग करते थे। ऐसे वातावरण में कवियों की शिल्प संबंधी सजगता स्वाभाविक थी। रीति काल की भाषा मूलतः ब्रज थी, किंतु उसमें अन्य भाषाओं के शब्दों का ग्रहण उदारतापूर्वक किया गया। ब्रज भाषा में गुजराती, पंजाबी, मैथिली, अवधी, बुंदेली, खड़ीबोली, संस्कृत, प्राकृत, उर्दू, अरबी, फारसी आदि शब्दों का मुक्त रूप से प्रयोग पाया गया। भक्ति काल की अपेक्षा रीति काल में ब्रज भाषा का शब्द भंडार अधिक समृद्ध और वैविध्यपूर्ण रहा। भक्ति काल के मतिराम, देव बिहारी, घनानंद और पद्माकर जैसे कवियों ने सवैया, कवित और दोहा छंदों में जिस प्रकार प्रौढ़ और प्रांजल भाषा का प्रयोग किया है, उसके समक्ष भक्ति काल के लोकनायक तुलसी की पदावली अनघड़ सी लगती है। रीति काव्य की भाषा अभिव्यंजना शिल्प की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका सर्वस्व वर्चस्व भारतेंदु युग तक बना रहा। रीति काव्य का उद्भव और विकास सामंती समाज के बीच हुआ था। सामंती मनोवृत्ति और शास्त्रीयता का अद्भुत संयोग रीति काव्य में देखने को मिलता है। चमत्कार, प्रदर्शन, श्रृंगार और सौंदर्य रीति काव्य के प्रमुख बिंदु है। साथ ही भक्ति, वैराग्य, नीति, वीरता और प्रशस्ति के पद भी रीति काव्य की ओजस्विता तथा काव्य दीप्ति को मुखर कर रहे हैं। धन्यवाद।